नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन ने दी है धमकी, तिब्बत मामले को न छुए भारत नहीं तो होगा नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। इस अखबार को चीन की सरकार का मुखपत्र भी समझा जाता है। अखबार ने संपादकीय लेख में कहा है कि भारत मीडिया के कुछ हिस्से में ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि भारत को तिब्बत कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। अखबार ने कहा कि ये रास्ते से भटका हुआ और बेतुका विचार है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रस्तावित तिब्बत कार्ड भारतीय इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक शीर्षक से लिखे लेख में अखबार ने कहा है कि भारत में कुछ लोगों का ये सोचना है कि चीन के साथ तनाव के दौरान तिब्बत कार्ड से फायदा हो सकता है। यह विचार एक भ्रम है। अखबार ने लिखा है कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है और इस मुद्दे को छूना नहीं चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने तिब्बत की तरक्की के बारे में भी लिखा है कि दावा किया गया है कि हाल के कुछ साल में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से अधिक तेजी से विकास हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि तिब्बत क्षेत्र में स्थिर सामाजिक वातावरण तैयार करने के लिए तेज विकास एक अच्छी बुनियाद है। चीन के अंग्रेजी अखबार ने कहा है कि तथाकथित तिब्बत कार्ड सिर्फ कुछ भारतीयों की कल्पना की उपज है और वास्तविकता में इसका कोई महत्व नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत से पंगा लेना पड़ा है भारी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहे हैं चाइनीज ऐप पर बैन की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप पर एक साथ प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने इन चाइनीज ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सरकार ने जिन चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं उनमें कैम स्कैनर, शेयर इट, टिकटॉक और हेलो जैसे लोकप्रिय ऐप्स शामिल है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सरकार भी टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप के बारे में विचार करने लगी है। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों देशों में जल्द ही टिकटॉक और अन्य चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राज्य के सचिव माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिकी सरकार देश में टिकटॉक और अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन चाइनीज ऐप को बहुत गंभीरता से ले रहा है। हालांकि अमेरिका में इससे पहले भी टिकटॉक और अन्य चाइनीज कंपनियों को लेकर विवाद हो चुका है। अमेरिकी सेना ने कई बार टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी टिकटॉक पर प्रतिबंध की मांग हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइनीज ऐप को लेकर अक्सर यह बात सामने आती रहती है कि ऐप के जरिए यूजर्स का डेटा चाइनीज सरकार के पास जाता है। हालांकि हाल ही में टिकटॉक ने कहा कि चीनी सरकार ने उससे कभी भी डेटा की मांग नहीं की है और यदि भविष्य में करती है तो वह सरकार की मांग को ठुकरा देगा। आपको बता दें कि साल 2017 में चीन में राष्ट्रीय खुफिया कानून पास हुआ था, जिसके मुताबिक चीन की सभी टेक कंपनियां चीनी सरकार के अधीन है। ये कानून सभी कंपनियों को सरकार के साथ डेटा साझा करने के लिए बाध्य करता है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में चीनी सरकार किसी भी वक्त किसी भी यूजर के डेटा की मांग कर सकती है और कानून के मुताबिक कंपनियों को सरकार की मांग माननी पड़ेगी। सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में टिकटॉक के यूजर्स की संख्या 53 मिलियन है। दोस्तों इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चाइना ने कानून बनाया है वो दूसरों देशों के हित में तो नहीं है। इसलिए आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन हमेशा ही धोखेबाज रहा है, उस पर विश्वास करना सही नहीं, वो फिर से दगा देगा। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ गलवान वैली में 15 जून की रात से शुरू हुआ विवाद फिलहाल थम गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता और चीन के विदेश मंत्री की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई वार्ता के बाद चीन की सेना के पीछे हट जाने से हालात में कुछ सुधार आया है। लेकिन ये सुधार और चीन की तरफ से यही रवैया कब तक कायम रहेगा, इस पर कुछ कह पाना अभी मुश्किल है। तिब्बत से निर्वासित वहां के संसद के पूर्व उप सभापति आचार्य एशु फुटसोंग मानते हैं कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के मुद्दे और तिब्बत की समस्या को लेकर हुई बातचीत के दौरान एशी ने कहा कि चीन विश्वासघाती है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने यहाँ पर दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन यहाँ पर आने और वार्ता करने के बाद उन्होंने लद्दाख में जो कुछ किया वो उसके विश्वासघाती होने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चीन की विस्तारवादी नीतियों का ही परिणाम है
उसके अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा तिब्बत को हथियाए हुए 61 वर्ष हो चुके हैं। वो चाहता है कि जिस तरह से उसने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया, ठीक उसी तरह से भारत के भी इलाकों को कब्जा में ले ले। यही वजह थी कि उसने लद्दाख में इस तरह की हरकत की। ऐसा करके चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। भारत में चीनी घुसपैठ पर उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ही नियमों का और समझौतों का उल्लंघन करता आया है, इसलिए वो मानने वाला देश नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटरों के घरों तक ईवीएम ले जाने पर विचार। बड़ा सवाल, कैसे हो सुरक्षित मतदान। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के बीच पहली बार होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। अहम यह है कि दोनों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। इस बीच आयोग सुरक्षित मतदान के सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंटेनमेंट जोन में चुनाव संपन्न कराने की है। ईवीएम को वोटरों के दरवाजे तक पहुँचाया भी जा सकता है। दोस्तों, यही नहीं, बूथों तक वोटरों के पहुँचने से लेकर सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था करनी है। इसके लिए बूथों को सैनिटाइज करने, वोटरों के लिए मास्क, थर्मल जांच, ग्लव्स आदि अनिवार्य तो होगा ही, लेकिन उनका वितरण किस तरह से और कैसे होगा, इस पर विचार अभी जारी है। बूथों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट जोन में वोटिंग कराना भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि ईवीएम को वोटरों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में आयोग मतदाताओं के घर तक ईवीएम पहुंचाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा बैलेट पर मतदान कराने और अन्य विकल्प भी शामिल है। आयोग की कोशिश है कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। ऐसे में महामारी संक्रमित मरीजों को वोट देने की अनुमति मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ऐसे मतदाता जो महामारी संक्रमित नहीं होंगे, उनके लिए अग्रिम मतदान के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, केंद्रीय विद्यालयों में 9वीं और 11वीं के फेल छात्र बिना परीक्षा के होंगे पास। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालयों में 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले जो छात्र फेल हो गए, उन्हें दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऐसे छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके तहत सभी केंद्रीय विद्यालयों को निर्देश जारी भी कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून के उपायुक्त विनोद कुमार ने बताया कि केवीएस में महामारी संक्रमण के प्रकोप के बीच छात्रों के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। अभी तक के नियमों के हिसाब से 9वीं और 11वीं में अधिकतम 2 विषयों में फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होती है। सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास होने पर ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है, लेकिन इस बार ये परीक्षा नहीं ली जाएगी। संगठन ने महामारी के मद्देनजर ये फैसला सिर्फ इस साल के लिए लिया है। केवीएस की ओर से जारी पत्र के मुताबिक अगर कोई छात्र इन 2 कक्षाओं में सभी 5 विषयों में फेल हो जाता है तो उसे स्कूल द्वारा प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर जांचा जाएगा और अंक दिए जाएंगे। फिर उसी अंक के आधार पर उस छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, येस बैंक ने शुरू की है लोन इन सेकंड सुविधा। बिना किसी डॉक्यूमेंट के तुरंत मिलेगा लोन। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी काल में लोगों को हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए येस बैंक ने लोन इन सेकंड सुविधा शुरू की है। इसके जरिए बैंक अकाउंट होल्डर्स को प्री अप्रूव्ड रिटेल लोन तुरंत मिल जाएगा। इस लोन के लिए ग्राहक को बैंक आने की जरूरत नहीं रहेगी, वो नेट बैंकिंग के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बैंक के अनुसार लोन इन सेकंड के तहत लोन एप्लीकेशन का असेसमेंट रियल टाइम में होता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की लंबी प्रक्रिया नहीं रहती और ग्राहक को जल्दी लोन मिल जाता है। इस फीचर की मदद से ग्राहक को बैंक के ब्रांच में जाए बिना और किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन किए बिना यानी कि उसे तुरंत लोन यानी कि इंस्टेंट लोन मिल जाता है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को झटका, अगले 1 साल तक नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के एक आदेश से लाखों सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ गई है। सरकार ने फैसला किया है कि जुलाई 2021 तक राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा स्तर पर ही स्थिर रहेगा। आपको बता दें कि महामारी के चलते देश भर की सरकारों की आर्थिक हालत डगमगा गई है। इसे देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहाँ कर्मचारियों की वेतन में कटौती की घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार महामारी के चलते संकट के कारण राज्य सरकार कड़े आर्थिक कदम उठा रही है। इसके तहत राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में वृद्धि जुलाई 2021 तक रोक दी गई है। इसके साथ ही राज्य के पेंशन भोगी कर्मचारियों के महंगाई राहत पर भी लागू होगा। राज्य सरकार ने बताया कि जुलाई और जनवरी 2021 में दिए जाने वाली किस्त भी रोक दी गई है। राज्य सरकार 17% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान जारी रखेगी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रोज 7 रुपए जमा कर सकते हैं तो 5,000 रुपए की मिल सकती है मासिक पेंशन।
दोस्तों आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की तय मासिक पेंशन सुनिश्चित करने वाली योजना है। इस पेंशन स्कीम को जून 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। इसे देश भर में सभी बैंकों द्वारा लागू किया जाता है। अगर आप भी महीने में 210 रुपए बचाकर 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस योजना से जुड़े कायदे कानून को आपको समझना चाहिए। भारत का कोई भी 18 से 40 साल का आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है। अगर आपका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। पेंशन पाने के लिए आपको कितनी राशि का भुगतान करना होगा ये दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप किस उम्र में इस योजना से जुड़ रहे हैं और दूसरी सबसे अहम चीज कि यह है कि आप 60 साल की उम्र के बाद कितना पेंशन चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इंडियन रेलवे ने कहा कि जल्द आएगी 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, इस तारीख को खुलेगा टेंडर। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने को लेकर कई तरह के प्रयास कर रही है। रेलवे की ओर से ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट के टेंडर निकाले हैं। ये टेंडर 10 जुलाई को खुलेगा। इस टेंडर के जरिए रेलवे को जल्द ही ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनें मिल सकेंगी, जिन्हें रेलवे देश के कई हिस्सों के रूट पर चलाएगा। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट का टेंडर 10/7/2020 को खोला जाएगा। रेलवे की ओर से कहा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की ओर से इस टेंडर की डेट को आगे बढ़ाने की बात कही गई है, जो पूरी तरह से गलत है। टेंडर की डेट को नहीं बढ़ाया गया है। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के लिए निकाला गया टेंडर निर्धारित की गई तारीख पर ही खुलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सितंबर में होंगे विश्वविद्यालय के फाइनल एग्जाम। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के मामलों को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के कैंपस बंद हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के बीच में मिड टर्म या फाइनल एग्जाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसे सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने स्पष्ट किया। विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर की परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट के जरिए एकेडमिक गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि यूजीसी की नई गाइडलाइन के मुताबिक टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन जो जुलाई के महीने में परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना था, अब उनकी परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत तक आयोजित की जाएंगी। इससे स्पष्ट है कि यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम रद्द नहीं होंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल ने चीन को लेकर पीएम से पूछे 3 सवाल। कहा कि यथास्थिति बनाए रखने का दबाव क्यों नहीं डाला। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर लगातार केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। अब उन्होंने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के पीछे हटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, भारत सरकार का कर्तव्य इसकी रक्षा करना है, इसलिए कि पहला पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया, और दूसरा कि हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की शहादत को चीन को सही क्यों ठहराने दिया गया, और तीसरा कि गलवान घाटी पर हमारी भूभागीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि विभागों के बंटवारे पर पेच बरकरार। दिल्ली से भोपाल पहुंचे शिवराज, कांग्रेस ने उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल पहुंच गए हैं। उन्होंने आज मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे से इनकार कर दिया। सीएम ने कहा है कि वह इस मामले में 1 दिन और काम करेंगे। वहीं विभागों के बंटवारे को लेकर हो रही कलह पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री चौहान को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार 3 खेमों में बंट गई है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 3 खेमे में बंट गई है, पहला महाराज, दूसरा नाराज और तीसरा शिवराज। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन